गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रदेश में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो सर्वप्रथम आपके पास पहुँचे और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा था दोस्तों, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास एवं उत्तर मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो दोस्तों, हम लोग पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आज से उत्तर मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे दोस्तों, और जानेंगे कि क्या है उत्तर मध्यकालीन भारतीय इतिहास। आइए दोस्तों देखते हैं। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास है दोस्तों, इसमें हम लोग इसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। उत्तर मध्यकालीन भारत, उत्तर मध्यकालीन भारत है दोस्तों, यह 1200 एडी से 1757 एडी तक चलता है दोस्तों। 1200 एडी से 1757 एडी तक चलता है। इसको भी हम लोग दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे, अर्थात इसका अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इसे हम लोग सल्तनत काल और मुगल काल दो भागों में बांट देंगे। सल्तनत काल है दोस्तों यह जो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चलता है, जबकि मुगल काल जो है यह 1526 से 1757 तक या बीच में दिए हम 1526 से या 1858 तक चलता है। मुगल काल यह पहला है दोस्तों, यह जो है पहला पीरियड है मुगल काल का। उसके बाद यह मुगल काल का दूसरा पीरियड है दोस्तों, अर्थात यह उत्तर मुगल है दोस्तों, अर्थात यह पूर्व मुगल कालीन है दोस्तों, और यह उत्तर मुगल कालीन पीरियड है दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं सल्तनत काल में हम लोगों को क्या पढ़ना है दोस्तों। तो सल्तनत काल में हम लोगों को पहले पढ़ना होगा दोस्तों कि दास या गुलाम वंश, इसी को दोस्तों इलवरी वंश के नाम से भी जाना जाता है और मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है, या आरंभिक तुर्क वंश के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन आया है दोस्तों कि आरंभिक तुर्क वंश को और किन नामों से जाना जाता है, तो आपको गुलाम वंश, दास वंश, इलवरी वंश, मामलुक वंश दे के पूछ सकता है, इनमें से कोई नहीं या ऐसे कोई ऑप्शन देगा। मतलब आरंभिक तुर्क वंश को क्या कहा जाता था दोस्तों? दास वंश, गुलाम वंश, इलवरी वंश, मामलुक वंश। तो ये जो है दोस्तों यह 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक लोग शासन किया करते थे दोस्तों। लेकिन इसके बाद इलवरी वंश या मामलुक वंश के बाद दोस्तों एक नए वंश की दिल्ली सल्तनत बनती है दोस्तों, वह होता है दोस्तों खिलजी वंश। खिलजी वंश यह है दोस्तों 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक चलता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद तुगलक वंश की स्थापना होती है जो 1320 से 1414 ईस्वी तक चलता है दोस्तों। और होता है फिर नेक्स्ट वंश का उदय दोस्तों, वह है सैयद वंश। सैयद वंश दोस्तों 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक चलता है, जबकि नेक्स्ट और लास्ट है दोस्तों लोदी वंश। लोदी वंश लास्ट है दोस्तों, यह जो 1451 से 1526 ईस्वी तक चलता है, वह है दोस्तों लोदी वंश। उसके बाद यहाँ पर बाबर आता है दोस्तों, बाबर आता है और लोदी वंश के अंतिम शासक को परास्त करके यहाँ पर मुगल काल की स्थापना कर देता है। उसके बाद मुगल काल चलने लगता है। तो दोस्तों मुगल काल जो है यह 1526 ईस्वी से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम जो है 1858 ईस्वी तक यह चलता है दोस्तों। यह दोस्तों पूर्व मुगल काल है दोस्तों, और यह उत्तर मुगल काल है दोस्तों। आइए दोस्तों, जो आरंभिक मुगल काल है, जो पूर्व मुगल काल है, उसे देखें हैं। उसमें कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं दोस्तों, उन्हें हम लोग देख लेंगे, जैसे कि बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और उसके बाद दोस्तों आते हैं उत्तरवर्ती मुगल। ये हो गया दोस्तों मुगल काल। हम लोग ऐसे पढ़ेंगे बांट करके और फिर देखेंगे दोस्तों। लेकिन
उसके पहले जो सल्तनत काल है हम लोग उसे पढ़ेंगे। देखेंगे कि दोस्तों सल्तनत काल की स्थापना कैसे होती है, सल्तनत काल कब से चालू हो रहा है, तो और फिर दास वंश या गुलाम वंश या इलवरी वंश की स्थापना कैसे होती है, या आरंभिक तुर्क भारत में कैसे आते हैं। दोस्तों दिल्ली के सल्तनत के राजा को सुल्तान कहा जाता था, जबकि मुगल के जो शासक हुआ करते थे दोस्तों उन्हें बादशाह कहलाते थे दोस्तों, या उन्हें बादशाह कहा जाता था। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे आगे कि इस्लामिक आक्रमणकारियों का चरण, इस्लामिक आक्रमणकारियों का चरण देखेंगे दोस्तों, जिसमें पहला चरण है दोस्तों या फर्स्ट फेज है, जिसमें सर्वप्रथम अरब आक्रमण होता है भारत के ऊपर। वह अरब आक्रमणकारी कौन होता है दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो होता है दोस्तों यह सर्वप्रथम अरब आक्रमण करता है दोस्तों, और कहाँ करता है दोस्तों? सिंध प्रांत पर, भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण करता है और वहाँ से जीत करके वापस पुनः अरब चला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सेकंड है दोस्तों यह महमूद गजनी। महमूद गजनी जो है दोस्तों यह भारत पर आक्रमण करता है। यह क्या होता है दोस्तों? तुर्की होता है। महमूद गजनी जो है तुर्की होता है, तुर्की मुसलमान होता है दोस्तों, और यह अरबी मुसलमान होता है मोहम्मद बिन कासिम। पहला तुर्की मुसलमान जो भारत पर आक्रमण करता है उसका नाम है मोहम्मद गजनी, और यह दूसरा मुसलमान है दोस्तों भारत पर आक्रमण करने वाला। यह दोस्तों पंजाब प्रांत पर भारत के आक्रमण करता है, अर्थात नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर आक्रमण करता है। तो दोस्तों अब देखेंगे हम लोग थर्ड आक्रमणकारी जो भारत में आया, वो भी तुर्क था दोस्तों, उसका नाम था मोहम्मद गोरी। उसका नाम मोहम्मद गोरी था। यह भी दोस्तों नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर आक्रमण करता है, अर्थात पंजाब और दिल्ली वाले क्षेत्र पर आक्रमण करता है। ये लगभग 600 वर्षों तक लगातार आक्रमणकारी भारत में आक्रमण करते रहे दोस्तों। फिर उसके बाद जा कर के इन लोगों को सफलता मिलती है। लेकिन अब जो मोहम्मद गोरी था दोस्तों, यही मोहम्मद गोरी जो था यही आक्रमण करता है जब दिल्ली और पंजाब क्षेत्र में दोस्तों, तब आगे चलकर यही आरंभिक तुर्क की स्थापना करता है, या गुलाम वंश या दास वंश, इलवरी वंश या मामलुक वंश की स्थापना करता है 1206 ईस्वी में भारत में दिल्ली पर। तो ये हुआ दोस्तों इसका इतिहास। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों फर्स्ट फेज अर्थात इस्लामिक आक्रमणकारियों का प्रथम चरण देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में, अर्थात मोहम्मद बिन कासिम के विषय में जानेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मोहम्मद बिन कासिम के विषय में जानते हैं, अर्थात अरब आक्रमणकारियों के विषय में जानते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग अरब आक्रमण के विषय में देखते हैं। जब अरबी जो है भारत पर आक्रमण करते हैं तो उनके विषय में देख लेते हैं। तो दोस्तों जब अरब आक्रमण होता है भारत में तो उम्मैद खलीफा जो दो है दोस्तों, उसके सत्ता का केंद्र क्या था दोस्तों? उम्मैद खलीफा के सत्ता का केंद्र था दोस्तों दमिश्क। उस समय उम्मैद खलीफा कौन था दोस्तों? यह था दोस्तों अल वाहिद फर्स्ट। अल वाहिद फर्स्ट क्या था? उम्मैद खलीफा था दोस्तों। और उसके नीचे कौन शासक करता था? यहाँ पर दोस्तों जो खलीफा होता है वह सर्वोत्तम होता है, उसे जो है अल्लाह के बराबर का पद दिया जाता है और उसका निर्णय ही सर्वमान्य होता है। तो दोस्तों उसके नीचे कौन शासन कर रहा था? वो था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम को वे लोग खलीफा के आदेश पर काम करता था। लेकिन जब वह भारत पर आक्रमण करता है उसके विषय में आइए हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों भारत पर अरबी आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम सिंधु नदी के पश्चिम तट पर स्थित देवल पर आक्रमण किया दोस्तों, और यहाँ की अपार धन संपदा को लूट लेता है और धन का 1/5 भाग खलीफा को एवं 75 महिलाएं खलीफा को भेज देता है दोस्तों।
होता यह था दोस्तों कि यह धन का 1/5 भाग और जितनी महिलाएं यहाँ से लिवा करके जाता था, जहाँ से यह लूटपाट करता था, वह धन का 1/5 भाग और जितनी भी महिलाएं लिवा कर जाता था वह खलीफा के पास पहुँचवा दिया करता था दोस्तों। यह यहाँ का नियम हुआ करता था। तो नेक्स्ट है दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम जो था दोस्तों, कासिम ने फिर लाहौर पर आक्रमण किया, जहां सिंध का शासक दाहिर हुआ करता था दोस्तों। सिंध का शासक जो है दाहिर हुआ करता था। दाहिर कासिम से पराजित हुआ और मारा गया। कासिम से पराजित हुआ, मारा गया दोस्तों 712 ईस्वी में। 20 जनवरी 20 जैन 712 ईस्वी में कासिम द्वारा यह मारा गया राजा दाहिर दोस्तों। फिर कासिम ने लूट का माल 1/5 सिंध को कासिम ने लूट लिया और लूट का माल का जो 1/5% भाग कासिम ने सिंध को लूटा दोस्तों और 1/5 भाग धन का खलीफा के पास भेज दिया। और जो भारतीय महिलाओं को वह लिवा करके गया था वह भी खलीफा सुलेमान के पास, उस समय खलीफा कौन था दोस्तों, खलीफा सुलेमान था, खलीफा सुलेमान के पास भेज देता है। कासिम ने मुल्तान को भी उसी समय जीता था दोस्तों। कासिम ने मुल्तान को भी उसी समय जीता था। और जब स्त्रियों को ये ले जाया करता था कासिम, उसी समय राजा दाहिर की 2 पुत्रियां भी उसके साथ गई थीं, जिसमें उनकी पुत्री का नाम एक सूर्या देवी था और दूसरी का नाम था दोस्तों परमार देवी। परमार देवी और सूर्या देवी को भी वह कासिम बंदी बना करके ले गया था। लेकिन सूर्या देवी और परमार देवी ने कासिम के विरुद्ध खलीफा से शिकायत कर दी दोस्तों। और शिकायत के बदले में खलीफा ने कासिम को बैल की खाल में लपेटकर दमिश्क भेजने का आदेश दिया। रास्ते में दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई। आखिरकार सूर्या देवी और परमार देवी ने ऐसी कौन सी शिकायत कर दी खलीफा से, जिससे कि कासिम के ऊपर खलीफा इतना क्रोधित हुआ और उसे बैल की खाल में लपेटवा करके भेज देता है। सूर्या देवी और परमार देवी ने कासिम के ऊपर अपनी इज्जत लूटने का आरोप लगाया था, इसलिए खलीफा ने उसे मरवा दिया था दोस्तों। यह केवल 20 वर्ष का उस समय था दोस्तों। कौन दोस्तों? कासिम उस समय केवल 20 वर्ष का था। इसका जो है इसका वर्णन कहाँ मिलता है दोस्तों? तो चचनामा में मिलता है, जो अरबी भाषा में लिखा हुआ है दोस्तों। किस भाषा में है दोस्तों? चचनामा अरबी भाषा में है। कासिम ने सिंध के निवासियों को जिम्मी कहा दोस्तों, जिम्मी का दर्जा दिया था दोस्तों। कासिम ने सिंध के निवासियों को जिम्मी का दर्जा दिया और उनसे जजिया कर वसूला। यह पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सिंध के निवासियों के ऊपर जजिया कर लगाया था दोस्तों। इसने जजिया कर वसूला था सिंध के निवासियों से। ये हुआ दोस्तों अरब आक्रमण भारत पर। अब हम लोग कल की क्लास में दोस्तों भारत पर तुर्क का आक्रमण देखेंगे दोस्तों। और आज की क्लास यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे अवश्य लाइक करें दोस्तों और वीडियो को पूरा वॉच करें दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। कल मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।